बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसका जो टॉपिक समझेंगे। उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस से मुराद होता है विरासत। तो विरासत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इनहेरिटेंस से क्या मुराद है। व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई बंदा वफात पा जाता है, देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम, और जो उसके एसेट्स हैं, जो उसका माल है, लेफ्ट बाय हिम जो पीछे बच जाता है, आर कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो उसकी जो पीछे जो रकम बच जाती है या जो उसका माल बच जाता है, जो जायदाद बच जाती है, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी कि तकसीम करते हैं हिज लीगल इनहेरिटर्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया लॉ। और जो उसके वरसा होते हैं, जो उसके लीगल वरसा हैं, तो उनके अंदर हम इस्लामी शरिया के मुताबिक उसका जो माल बचा हुआ है, जो उसकी विरासत है, उसको तकसीम करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं जी विरासत। तो इसके अंदर जो अहम पॉइंट्स हैं समझने वाले वो ये हैं कि सबसे पहले जो विरासत की रकम होती है उसमें से आपने कफन दफन का इंतजाम करना होता है। यानी कि जो उसने माल छोड़ा है उसमें से जो रकम है वो हम कफन दफन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर तो उसने किसी से कर्ज लिया होगा, तो अगर उसके ऊपर कोई डेबिट होगा तो उसको पेड किया जाएगा, यानी कि कर्जिया जो है उसको सबसे पहले आपने पे करना है। तो जो विरासत वाली रकम है उसमें से हम कफन दफन का भी इंतजाम कर सकते हैं। नंबर दो, जो कर्ज उसने अगर किसी से लिया हुआ है तो उसका कर्ज को हम अदा करेंगे। फिर नंबर तीन, जो उसके पास है, जो विरासत की जो रकम है उसमें से अगर तो उसने कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, यानी कि उसकी अगर कोई विल है, कोई ख्वाहिश थी कि जी मैं मेरे मरने के बाद जो मेरी जायदाद है वो मैं किसी को देना चाहता हूँ। तो अगर तो उसकी कोई ख्वाहिश है कि जी वो मदरसे में देना चाह रहा है, या किसी कोई स्कूल बनवाना चाह रहा है, या कोई पानी का इंतजाम करना चाह रहा था, अगर उसकी कोई ख्वाहिश थी, तो टोटल प्रॉपर्टी का 1/3 जो है उसके कहने के ऊपर, जो उसने कहा था उसके मुताबिक हम लगा सकते हैं। सारी जायदाद नहीं लगा सकते हैं। जो उसकी विरासत है उसकी विरासत का 1/3 यानी कि एक तिहाई हिस्सा जो है उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अब जो उसके बाद जो रकम बचेगी, सबसे पहले देखेंगे कफन दफन, फिर कर्ज। कर्ज के बाद उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हमने पे कर दिया। तो इसके बाद जो रिमेनिंग हमारे पास रकम बचेगी उसको हमने ना डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग इनहेरिटेंस अकॉर्डिंगली। तो फिर इस चीज के मुताबिक हमने ना बाकी रकम को तकसीम करना है। सबसे पहले जो बेवा है उसका जो हिस्सा है, उसका हिस्सा होता है 1/8 ऑफ टोटल। जितनी भी रकम है उस पूरी रकम का 1/8, यानी कि उसको 8 के ऊपर डिवाइड करो जो रकम है, तो जितना उसका शेयर बनता है वो किसको दिया जाएगा जी, बेवा को दिया जाएगा। जो मरने वाला शख्स है उसकी जो बीवी थी, जो कि अब बेवा हो गई है, ये उसका हिस्सा है। तो बेवा का हिस्सा कितना होता है जी, 1/8। उसके बाद जो सन और डॉटर, जो बेटे और बेटियां उसकी, उनको इस रेशो से दिया जाता है कि बेटे को डबल दिया जाता है और बेटी को सिंगल दिया जाता है। तो बेटे का हिस्सा दुगना होता है बेटी के हिस्से से। तो इनका जो शेयर है ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है कि बेटे को डबल देना है और बेटी को सिंगल जो है वो हिस्सा देना होता है। तो उसके बाद अगर तो वाइफ फोत हो जाए, पहले तो ये था ना कि अगर उसका हस्बैंड फोत फोत हो गए, कोई बंदा फोत हुआ है, अगर औरत फोत हो जाए और वो औरत क्या हो, किसी की बीवी हो, तो अगर किसी की बीवी फोत हो जाए, तो वाइफ फोत हो जाए, तो फिर क्या करना होता है, जो उसका हस्बैंड है यानी कि जो उसका शोहर है, तो उसके शोहर को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, यानी कि 25% मिलेगा। 1/4 किसको दिया जाएगा, उसके शोहर को दिया जाएगा। मरने वाली औरत का जो शोहर था
तो उसको कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। और अगर बंदा फोत हो जाए तो फिर उसकी जो बेवा होगी उसको कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। तो ये अक्सर ना इस्तेमाल होता है 1/8। लेकिन ये जो है ना वाइफ का हिस्सा, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो इसको हमने याद रखना है, ये 1/4 होता है। अगर बंदा फोत हो जाए तो यानी कि औरत फोत हो जाए तो उसके शोहर को 1/4 जो है वो दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर मरने वाला जो बंदा है उसके बच्चे हों, अगर वो बच्चे लीव का मतलब छोड़ छोड़ के जाए, उसके बच्चों यानी कि उसके अभी बच्चे जिंदा हैं, तो बच्चों की मौजूदगी में उसके फादर और मदर को भी जायदाद में से हिस्सा मिलता है। यानी कि मरने वाला अगर अपनी औलाद छोड़कर जा रहा है, अभी उसकी औलाद जिंदा है, तो शादी के बाद उसके बच्चे भी हुए हैं, तो फिर मरने वाला जो है वो उसके जो फादर और मदर, इनको भी जायदाद में से हिस्सा दिया जाएगा। तो इनका जो हिस्सा होता है ना माँ बाप का, वो कितना होता है जी, 1/6 होता है। तो ये आपने ना चंद पॉइंट याद रखने हैं कि जो बेवा है, बेवा का हिस्सा कितना होता है जी, 1/8। बेवा का हिस्सा 1/8 है। फिर अगर औरत फोत हो जाए तो उसके शोहर को 1/4 मिलेगा। और अगर मरने वाले की औलाद जिंदा है तो फिर उसके वालदैन को कितना मिलेगा जी, 1/6 मिलेगा। और जो बेटा होता है, बेटे को डबल दिया जाता है हिस्सा बेटी के हिस्से से। तो ये वो चंद एक पॉइंट है, ये आपने याद रखने हैं। अब इस पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो ये है कि अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ 6 लाख। एक बंदा फोत हुआ, उसने 6 लाख जो है प्रॉपर्टी छोड़ी है, और उसके ऊपर ना डेबिट है। डेबिट का मतलब कर्ज है, और कर्ज कितना है जी, 40,000 उसके ऊपर कर्ज है। वाज ड्यू टू हिम, यानी कि उसके ऊपर ये जो डेबिट था ड्यू था। एंड 18,000, और जो 18,000 है स्पेंड ऑन बोरियल, यानी कि उसके कफन दफन के ऊपर उन्होंने 18,000 रुपये लगाए हैं। तो बाकी आपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बेवा के अंदर, और 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो ये वाले आप यानी कि जो बाकी रकम बचेगी उसको आपने इस तरह डिवाइड करना। तो इसके अंदर टोटल जो है, ये हमारे पास टोटल रकम आ गई 6 लाख। उसमें से ये रकम जो है ना, ये किसकी आ गई, कर्ज की आ गई। और उसके बाद ये वाली जो रकम है ये किसकी आ गई जी, कफन दफन की, ये कफन की रकम आ गई है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम कहेंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, 6 लाख। 6 लाख में से उसके ऊपर कर्ज कितना था, 40,000। और जो कफन दफन का खर्चा है वो कितना जी, 18,000। तो इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया जी, 58,000। तो इतने जो हजार हैं, यानी कि 58,000 पे वो हैं जो हमने सबसे पहले टोटल अमाउंट में से माइनस करने हैं। तो 6 लाख में से 58,000 को माइनस करेंगे तो 5,42,000 रुपये हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ गई। तो रिमेनिंग अमाउंट आ गई जी, 5,42,000। अब हमने ये जो अमाउंट है ये इसमें से बेवा को सबसे पहले पैसे देने होते हैं। तो बेवा का हिस्सा कितना होता है जी, 1/8 होता है। तो 1/8 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग अमाउंट से। ये जो हमारे पास 5,42,000 है, इससे हमने मल्टीप्लाई करना। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर इसी तरह नंबर आएगा, इसको फिर 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 67,750 रुपये ये बेवा का हिस्सा आ गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास बाकी रकम बचती है वो कितनी है। तो 5,42,000 में से 67,750 रुपये माइनस करें तो ये हमारे पास पैसे बचेंगे 4,74,250 रुपये। अब ये जो पैसे हैं ये हमने 3 बेटियों और 2 बेटों के दरमियान डिवाइड करने हैं, यानी कि उनको इसमें से उनका शेयर जो है वो देना है। तो इसको आप यूं लिखेंगे, आप कहेंगे जी डॉटर और सन। तो डॉटर कितनी है, 3 है, तो डॉटर के नीचे 3 लिख देंगे। और सन कितने हैं, बेटे कितने हैं, 2 है, तो इस वजह से सीधे 2 लिख देंगे। अब डॉटर को ना आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है और सन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसकी वजह यह है कि बेटे को डबल जो है वो हिस्सा दिया जाता है बेटी के हिस्से से। अगर बेटी का हिस्सा 1 है तो बेटे का हिस्सा कितना होगा, 2 होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है। हाँ जी।
जी, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना होता है। मसलन 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो वाली फॉर्म बन गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना होता है। तो सम ऑफ रेशियो हमने मालूम करनी होती है। सम ऑफ रेशियो में 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब डाटर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है डाटर की वो कितनी है, 3 है। तो इधर हम लिखेंगे 3 और इसको टोटल रेशो जो है सम ऑफ रेशो उससे डिवाइड करेंगे। और जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची थी, जो बेवा को पैसे देने के बाद बची थी, वो थी 4,74,250 रुपये। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप ऊपर वाले ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 1422750। तो फिर इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी जो 3 बेटियों की है। ये 3 बेटियों का हिस्सा है। तो अगर हमने शेयर ऑफ ईच डाटर, हर बेटी का हिस्सा निकालना हो, तो 3 बेटियां, तो इसको हम 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। जब इसको हमने 3 के ऊपर या 3 के ऊपर डिवाइड करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 67,750 रुपीज। यानी कि ये हर बेटी का हिस्सा आ गया। अच्छा, अब हम बेटों के हिस्से निकालते हैं। तो बेटों के नीचे जो सिंपलेस्ट रेशियो वो बनी थी वो 4 बनी थी। अब 4 को हमने 7 पे डिवाइड करना है। तो 7 क्या था, सम ऑफ रेशियो था। और ये वो रकम थी जो बेवा को पैसे देने के बाद पैसे बचे थे, वो इधर हमने लिख दिया। अब 4 और ये जो ऊपर वाली टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर आएगा। इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये रकम आ जाएगी। तो अब इस रकम को हमने बेटों के अंदर तकसीम करना है। अब 2 बेटे हैं, इस वजह से इस रकम को हमने 2 के ऊपर तकसीम कर देना है या डिवाइड कर देना। तो इस तरह हर बेटे का जो हिस्सा आएगा वो 1,35,500 रुपये आएगा। तो इस तरह ये इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम कहते हैं कि जैनब बेगम जो है, यानी कि ये औरत है जैनब बेगम, ये क्या है, फोत हो जाती है। अगर औरत फोत हो जाए, यानी कि जैनब बेगम जो है वो फोत हो जाती है, लिविंग बिहाइंड हर अ प्रॉपर्टी ऑफ 8 लाख, और उसने जो अपनी जायदाद पीछे छोड़ी है, जैनब बेगम ने, वो कितनी छोड़ी है जी, 8 लाख रुपए छोड़ी हैं। विच वॉज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने क्या करना है, ये जो पैसे हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अमंग हर हस्बैंड, उसके शोहर के दरमियान, यानी कि शोहर को बीच में से पैसे देने हैं, हर मदर, और इसकी जो माँ है, जो जैनब की वालदा है, उसको भी पैसे देने हैं, और उसके बाद इसकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं, तो इनको ये हमने पैसे देने हैं। और उसके बाद हमने तकरीबन 20,000 रुपये जो स्पेंड कर दिए उसके कफन दफन पर, यानी कि कफन दफन के ऊपर 20,000 रुपया लगा, वो भी हमने बीच में से अदा करना है। तो हर एक का जो शेयर है ना वो अब हम मालूम करेंगे। तो हम कहेंगे जी टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो टोटल अमाउंट है प्रॉपर्टी की वो कितनी है जी, 8 लाख है। उसमें से जो कफन दफन का खर्चा है वो 20,000 है। तो 8 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितने पैसे आ जाएंगे जी, 7,80,000 रुपये आ जाएंगे। अब इसमें से हमने क्या करना है, जो पैसे हैं उसके हस्बैंड को, यानी कि उसका जो शोहर है, उसको हमने पैसे बीच में से देने हैं। तो हमें ये पता है कि अगर औरत फोत हो जाए तो उसके जो शोहर होता है उसको 1/4 जो है वो पैसे दिए जाते हैं, यानी कि 1/4 उसका शेयर होता है। तो 1/4 मल्टीप्लाई 7,80,000, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया 1 को, तो फिर बाद में 4 पे डिवाइड कर दिया। तो फिर शोहर के जो रकम बनेगी वो बनेगी 1,95,000, यानी कि 8 लाख में से 1,95,000 उसके शोहर को मिलेगा। अब जो जैनब है उसकी वालदा भी जिंदा है, तो वालदा को कितने परसेंट मिलता है जी, या कितनी रेशो के साथ मिलता है जी, 1/6 के साथ मिलता है। तो इसका शेयर होता है 1/6। तो अब जो हमारे पास रकम थी, कौन सी रकम, जो कफन दफन के बाद बची थी, यानी कि 7,80,000, वो वाली रकम का आपने 1/6 देना है उसकी मदर को। इस वजह से हम इस रकम को डिवाइड कर देंगे 6 के ऊपर। तो ये बनेगा 1,30,000। 1,30,000 उसकी माँ की जो रकम है ना वो बन जाएगी, ये माँ का हिस्सा निकला है। अब हमने कफन दफन के भी पैसे माइनस कर लिए हैं, उसके बाद उसका जो शोहर है उसको भी दे दिए, और जो उसकी माँ है उसको भी दे दिए। अब जो पीछे रकम हमारे पास बची है वो कितनी है, तो रिमेनिंग इनहेरिटेंस आफ्टर पेइंग शेयर ऑफ हर हस्बैंड एंड मदर
उसके शोहर को और मदर को पैसे देने के बाद, ये वो रकम थी जो कफन दफन के बाद थी। अब उसमें से उसके शोहर को हमने पैसे दे दिए और उसकी माँ को पैसे दे दिए, इस वजह से ये दोनों रकमों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्योंकि दो टर्म्स माइनस की हों तो वो ऐड हो जाती हैं। फिर 7,80,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो पीछे रकम बचेगी वो बचेगी 4,55,000 रुपये। अब ये जो रकम है ना, ये उसके बच्चों में तकसीम होगी। तो बच्चे उसके कितने हैं जी? दो उसकी बेटियां और तीन उसके बेटे हैं। तो ये पहले 2 और 3 लिखा। अब हमें पता है डॉटर्स के लिए मल्टीप्लाई 1 किया जाता है और सन के लिए, बेटों के लिए मल्टीप्लाई 2 किया जाता है। अब 2 1 2, इधर 2 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ना रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब हमने सम ऑफ रेशो निकालना है। इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, 3 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब डॉटर का जो शेयर आएगा ना, इसके नीचे 2 लिखा है, 2 को 8 पे डिवाइड करके जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे आपने मल्टीप्लाई करना। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ रिमेनिंग अमाउंट कितनी थी, 4,55,000। तो इसको ना 4,55,000 से मल्टीप्लाई करना। तो अब ये जो 2 है, इस 2 ने 4,55,000 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये रकम आ जाएगी। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये बेटियों का हिस्सा आएगा। तो कितनी बेटियां? 2 बेटियां। इस वजह से अब हर बेटी का हिस्सा निकालने के लिए हमें इसको 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बेटियों का हिस्सा आ जाएगा। हर बेटी को मिलेगा जी 56,875 रुपीज मिलेंगे। अब बेटों के हिस्से निकालते हैं। तो ये सिंपलेस्ट रेशो थी, ये सम ऑफ रेशो थी, और ये वो रिमेनिंग अमाउंट थी जो शोहर और माँ को पैसे देने के बाद बची थी। फिर 6 ने इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये वाली रकम आएगी। इसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटों का हिस्सा। और हर बेटे का कितना हिस्सा होगा? तो इस टोटल अमाउंट को 3 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 बेटे हैं। तो ये हमारे पास हर बेटे का हिस्सा आ जाएगा। हर बेटे को मिलेगा 1,13,750 रुपये। तो इस तरीके से बेटे और बेटियों के हिस्से निकाले जाते हैं, और माँ और शोहर और जो बाकी कफन दफन का इंतजाम है वो किया जाता है। अच्छा, अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है जी? अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हायर पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। अब मसलन ये इधर एग्जांपल लिखिए जी, 3x + 5 = 0। अब इसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो x है, यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। अब 1 को आप लिखें ना लिखें ये आपकी मर्जी होती है। अगर पावर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है। तो वो कह रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5 = 0। इसी तरह इसको यूं भी लिखा जा सकता है, यानी कि एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4y + 3 = 0 लिख लें, 7 लिख लें, जो मर्जी लिख लें। तो बेशक आप x लिखें, y लिखें, इनके ये जो कोफिशेंट हैं ये चेंज कर दें, और ये जो कांस्टेंट नंबर है ये भी कुछ और लिखा जा सकता है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर जो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो? 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के अंदर इसको हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इज एन इक्वेशन, ये ऐसी इक्वेशन है हैविंग ओनली 1 वेरिएबल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होता है। जिस तरह ये ऊपर हमने एग्जांपल्स देखी है ना, तो इनके अंदर एक ही वेरिएबल है। जिस तरह ये लिखा हुआ है 4y + 3 = 7, इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि y है। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना वो ये होती है ax + b = 0। ए और बी क्या होते हैं? ये नंबर होते हैं। ए और बी क्या है जी? नंबर है, रियल नंबर है। और ये जो एक्स है ये क्या है जी? वेरिएबल है। और इसके अंदर ना ए को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो वो एक्स को 0 कर देगा। जब एक्स 0 हो गया तो क्वेश्चन में से वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये कंडीशन है कि जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। बी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। और बाकी इसके अंदर ax + b = 0 के अंदर एक्स क्या है जी? वेरिएबल है। अब इसकी ये उन्होंने ना दो मिसालें लिखी हैं। अब ये समझें, जिस तरह लिखा हुआ ना ax + b = 0। अब ये देखें, ए 2 के बराबर है, एक्स एक्स के बराबर है, और बी 6 के बराबर है। इसी तरह यूं उन्होंने लिखा हुआ है जी,
प्लस बी इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल हमने y रख लिया, a 5 के बराबर है, b 4 के बराबर है, और जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। तो ये तो था जी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये बड़े ना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मसलन ये क्वेश्चन लिखा 3x-1 इक्वल टू 8। ये जो -1 है इसने दूसरी तरफ आकर +1 हो जाना है। 8 + 1 9, तो 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा। जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 3x + 60 = 2x, इसके अंदर भी ना एक वेरिएबल है जो कि x है। अब ये वाला जो 2x है इस साइड पर आकर -2x हो जाएगा। 7x में से 2x निकालेंगे 5x, और फिर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 60 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो x का जवाब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये ब्रैकेट के अंदर रकम लिखी है 2x - 5 और ब्रैकेट के बाहर है 3। अब इस साइड पर 21 लिखा हुआ। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 टाइम्स 6 और 7x आ जाएगा। 3 5 टाइम्स 15, और बाकी ये चीज इसी तरह आ गई। ये -15 दूसरी तरफ आकर +15, 21 और 15 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 36। फिर ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये 6 डिवाइड होगा। 36 को अगर 6 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इस तरह के ना इसके आसान से क्वेश्चन होते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हमारे पास कितने वेरिएबल हो, टू वेरिएबल हो, तो फिर उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इस चीज को हम देखते हैं। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली हो, लीनियर इक्वेशन इन विच टू वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टू वेरिएबल्स हों, इज एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाली ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर टू वेरिएबल्स होते हैं। उन वेरिएबल्स की डिग्री क्या होती है जी, 1 होती है। अब इसकी ये फॉर्म होती है ax + by प्लस प्लस यहाँ इधर इक्वल लगा लें, बराबर है c के। यानी कि इधर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास x है और एक वेरिएबल y है, और दोनों की पावर जो है ना वो 1 1 है। 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी ना जर्नल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें ए बी सी क्या है जी, 3 रियल नंबर हैं। इसके अंदर ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से ए या बी में से कोई एक चीज 0 हो गई तो फिर हमारे पास वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो अगर ए 0 हो जाए तो हमारे पास ये वाला वेरिएबल खत्म हो जाएगा, बी वाई बराबर सी आएगा। अब ये वन वेरिएबल के अंदर जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। अगर दो वेरिएबल में रखनी है तो उसका मतलब ए और बी को 0 नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स हैं। और ये इस जगह पर ना इसकी मिसाल दी हुई है। जिस तरह ये ax + by बराबर है c के। इधर a से मुराद 2 है, b से मुराद 6 है और c से मुराद 5 है। इसी तरह ax + by + c, अब c से मुराद 8 है, b से मुराद 7 है और a से मुराद 3 है। तो ये इसकी ना जर्नल फॉर्म्स हैं। अब इनको ना सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक इक्वेशन होती है उसे हम कहते हैं जी सैमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सैमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या, इफ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल, कि हमारे पास ना दो इक्वेशंस होती हैं, दो या दो से ज्यादा भी इक्वेशंस हो जाती हैं, और इन दोनों इक्वेशन में ना सेम सेट ऑफ वेरिएबल होते हैं। सेम सेट ऑफ वेरिएबल से मुराद इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, दोनों जो इक्वेशंस हैं उनमें एक्स और वाई वेरिएबल हैं, यानी कि इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी क्या है, एक्स वाई है। तो consisting of same set of variable are satisfied simultaneously by same value of the variable, then these equation are called simultaneous linear equation। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें और हमारे पास जो x और y का जवाब आएगा ना वो ऐसा जवाब होगा कि अगर हम x और y की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, और अगर हम x और y की वैल्यू इधर भी पुट करें तो ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हम कहेंगे ये दोनों ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। यानी कि एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज आप बेशक इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, दोनों इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो, यानी कि राइट और लेफ्ट साइड बराबर आए, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना तीन तरीके होते हैं। एक तरीके का नाम है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा तरीका जो है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा तरीका जो है वो ग्राफिकल मेथड है। तो ये इसके तीन मेथड है। अब इन मेथड्स को ना हम बारी बारी देखते हैं कि किस तरह ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं।
तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है जी, हम एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द सॉल्यूशन विद द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन है 3x+5y बराबर 5, और दूसरी है x+2y इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है, ये कहना है जी हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। अब इनके आपने ना कोफिशिएंट सेम करना है। कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू इक्विवेलेंट इक्वेशन। आपने इक्विवेलेंट इक्वेशन बनानी है इन सच ए वे दैट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल मस्ट बी सेम। बेशक x या y का ना वेरिएबल सेम करें। इसके x के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो इसके x के साथ भी 3 आना चाहिए। तो इसको सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के दोनों साइडों पर ना 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट लगाकर, यानी कि 3 के आगे ब्रैकेट लगा लेंगे, इधर भी 3 के आगे ब्रैकेट लगा लेंगे। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x+6y इक्वल टू 3 आ गया। अब ये वाली अगर आप देखते हैं चीज, ये क्या लिखा हुआ 3x, तो इधर भी क्या आ गया 3x हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी इसको ऊपर लिखा है, इक्वेशन नंबर 3 को आप नीचे लिख लें। तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है ना ये इधर लिखी। फिर इनके हमने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अगर सेम साइन हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, सबके साइन चेंज करते हैं, फिर ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 में से 5 को निकालेंगे, 1y बचेगा। और इसी तरह ये 3 - 5 है, तो बड़ी रकम ऊपर लिख लेते हैं, छोटी रकम नीचे लिख लेते हैं। अगर 5 में से 3 निकालें, 2 और साइन बड़ी टर्म का आएगा, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। 1y का मतलब y है। अब ये जो y की वैल्यू है ये आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पहली या दूसरी इक्वेशन में। तो हमने क्या किया जी, जो पहली इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर दिया, 3x+5y इक्वल टू 5। अब y की जगह पर हमने क्या लिख दिया जी, -2 लिख दिया। तो ये y की वैल्यू हमने पुट की। अब ये प्लस माइनस -5 टू टाइम्स कितना होता है 10, तो इस जगह पर 10 आ जाएगा। अब ये वाला जो 10 है दूसरी तरफ जाकर +10 हो जाएगा। 5 और 10 कितने हो गए 15, तो 3x बराबर 15 के आ गया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा 5। तो इसका मतलब x 5 के बराबर है और y किसके बराबर है, -2 के बराबर है। अब ये नंबर ऐसे हैं, इसको जिस मर्जी इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे ना तो सेम जवाब आएगा। अब ये देखें, ये इक्वेशन 1 लिखी, इसके अंदर x की जगह पर 5 और y की जगह -2 पुट किया। फिर जब हमने इसको सॉल्व किया, 15 - 10 तो 5 आ गया, 5 5 के इक्वल आ गई, ये सेटिस्फाई होगी। अच्छा, अगर इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करें, x+2y इक्वल टू 1, अब x की जगह पर 5, y की जगह -2 पुट किया, तो ये प्लस माइनस -2, 2 टाइम्स 4, 5 में से 4 निकाले 1। तो अब इसकी भी दोनों साइडें क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू बेशक पहली इक्वेशन में पुट करें या हम दूसरी इक्वेशन में पुट करें तो आंसर दोनों का सेम आता है, यानी कि वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं जी, सैमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ना उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब वो कह रहे हैं आपने ना यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन किस से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ना हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है, मसलन जो हमारे पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हमने एक बार यूं लिख लेना, एक इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे, एक इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अब हमने इसमें से ना बेशक x या y इन दोनों में से ना किसी एक की वैल्यू हमने अलहदा करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम एनी इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से बेशक x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो ये हमने ना इक्वेशन 2 को दोबारा लिखा, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली है, +2y है, इधर आकर -2y हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर आ गया 1 - 2y। अब ये हमने दूसरी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है ना, इसकी वैल्यू हमने पहली इक्वेशन में पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अब ये वाली वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो ये इक्वेशन 1 लिखी, तो जिस जगह पर x है x की जगह पर 1 - 2y हमने लिख दिया, बाकी चीज उसी तरह हमने लिखे रहने दिया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 टाइम्स 3, और 3 को जब -2y से मल्टीप्लाई करेंगे -6y बन जाएगा। फिर ये वाला 3 इधर आकर -3 हो जाएगा, -6y + y, ये -1y आएगा। फिर ये जो माइनस है इसको हम 2 के नीचे जाकर डिवाइड कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय -1, तो y का जवाब कितना आ गया, -2। तो अब ये जो y की वैल्यू है ये
हमने जो x की वैल्यू बनाई थी उसमें पुट करनी है। तो x किसके बराबर था, 1 - 2y, y की जगह -2 पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 + 4 किसके बराबर आ जाएगा जी, 5 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये जो वैल्यूज है ना, ये हमने दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखना है कि x और y की वैल्यू पुट करके कि राइट और लेफ्ट साइड बराबर आती है या नहीं। तो ये देखें, x की जगह पर 5 लगाया, y की जगह -2 लगाया, तो 15 - 10, तो ये 5, और इस साइड पर भी 5 है, तो ये सेटिस्फाई होगी। ये दूसरी इक्वेशन लिखी, x की जगह पर 5 और y की जगह -2 लिखा, फिर इसको सॉल्व किया तो 1 1 के बराबर है। तो ये वाली भी जो इक्वेशन है, ये भी इसने भी सेटिस्फाई कर दिया है, यानी कि जो x और y के जवाब थे उसने इक्वेशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद जो तीसरे नंबर पर है, ये जी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वही इक्वेशंस हैं, लेकिन इसको हमने ना ग्राफिकल मेथड से इसको हमने सॉल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, आपने सबसे पहले ये जो दो इक्वेशंस होती है ना, इसमें से आपने ना y की वैल्यू निकाल लेनी है। मसलन ये इक्वेशन है, तो ये 3x इधर आकर -3x हो गया, ये y 5y है, y के साथ 5 लिखा हुआ है, 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास ना y की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसमें से आप y की वैल्यू निकालें, ये x इधर आकर -x हो गया, फिर ये 2y है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, ये दूसरी इक्वेशन में से y की वैल्यू आ गई। अब आपने ना मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करनी है, यानी कि x की ना आपने चंद एक ना वैल्यूज पुट कर लेनी है। मसलन एक बार हम x को 0 पुट कर लेते हैं। अगर x को मैं 0 पुट करूं इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो यहाँ से y का जवाब कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। इसका मतलब x और y की वैल्यू क्या है, अगर x 0 हो तो y कितना आता है, 1 आता है। फिर उसके बाद ना एक बार आपने 0 पुट कर लिया, एक बार आप 5 पुट कर लें, ये आपकी मर्जी है कि कुछ आप पॉजिटिव वैल्यूज पुट कर लें, कुछ नेगेटिव वैल्यूज पुट कर लें, और वैल्यूज छोटी छोटी लें, और ऐसी वैल्यू ले जिससे ना कटिंग आसानी से हो सके। तो अब ये x की जगह पर 5 पुट किया, तो ये मैंने इस वजह से 5 लिखा है, इसकी कटिंग आसानी से हो जाए। तो 5 - 15 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 -15 करेंगे -10 आएगा, -10 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। तो इस जगह पर अगर मैं 1 लिख लेता तो ये फिर क्वेश्चन जरा मुश्किल हो जाना था। तो यहाँ से मैंने ना ये 5 पुट करके y की वैल्यू निकाली। अगर x 5 है तो y कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इस तरह ने ये आपने ना x और y की वैल्यूज निकालनी है। अगर x 0 है तो y 1 है, अगर x 5 है तो y कितना जी, -2 है। अब यही काम आपने दूसरी इक्वेशन में करना है, लेकिन इधर भी आप ऐसे नंबर लें, ये अपनी मर्जी से लेने हैं जिससे ना इसकी कटिंग आसानी से हो, यानी कि ये 2 पे डिवाइड हो जाए। तो मैंने x को -1 पुट किया ताकि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाए, 1 + 1 2, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो अगर x की वैल्यू -1 लें तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। आपने ना छोटे नंबर लेने, ज्यादा बड़े नंबर नहीं लेने, क्योंकि इसका ग्राफ भी बनाना होता है। फिर आप x की वैल्यू ले लें -3, अगर -3 पुट किया, माइनस माइनस प्लस 1 + 3 कितना हो गया, 4, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आ जाएगा। अगर x -3 है तो y कितना आ गया जी, 2 आ गया। तो इधर भी हमने यूं ही बनाया, अगर x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू 2 है। अब हमने ना एक ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को ना इस तरीके से बना लिया कि मसलन है, ये वाली लाइन हमने यहाँ से यहाँ चलानी है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और ये वाली आपने वर्टिकल लाइन बना लेनी है। अब इसके अंदर ना आपने जो फासला होता है ना, वो बराबर बराबर रखना होता है। तो मैंने वो फासला ना इस हिसाब से रख लिया जिस तरह ये लाइनें लगी हुई हैं। मसलन लाइनों के ऊपर ही ना मैंने छोटी लाइनें लगा ली हैं ताकि फासला बराबर बने। तो ये 1 2 3 इस तरह करके कर ली। अब जो हमारे पास नंबर थे ना, उनके मुताबिक इसको हमने लिखना है। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये होता है 0 1, यानी कि इसका x 0 और y 1 है। एक ये पॉइंट ले लिया। तो इसी तरह एक पॉइंट हमने ले लिया जी 5 और -2, तो x एक्सिस के ऊपर 5 आ गए, ये x एक्सिस है, और ये वाली y एक्सिस है। ये नीचे को -y होता है, ये इस साइड पर -x, और ऊपर को इसका +y होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि सही आपको समझ आ जाए। तो ये ऊपर वाली साइड ना +y की होती है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 5 -2, यानी कि एक ये यानी कि इसके आपने ना पॉइंट लेने हैं। एक ये पॉइंट आएगा, फिर आपने एक इधर पॉइंट ले लेना है। इसी तरह एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला, ये जहां पर डब्बे बने हुए हैं ना, ये वाले असल में पॉइंट लिए गए हैं। ये -1 और 1 है, -1 और 1 ये वाला पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ एक बार पॉइंट कौन कौन से हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं जी। इसके जो पॉइंट थे ना, 0 और
एक्स जीरो है और वाई वन है, तो ये वाला पॉइंट किधर बना, ये वाला पॉइंट बन गया 0 और 1। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं, वो कितना है, 5 - 2। तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये 5 है और ये -2 है। तो ये जो दो पॉइंट्स है ना, इनको आपस में मिलाना है, यानी कि इस पॉइंट को इसके साथ आपने मिला लेना है, और एक लाइन बन जाएगी, यानी कि एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट आपने आपस में मिलाया। अच्छा, उसके बाद ये लिखा -1 और 1, तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। इस जगह पे ये वाला पॉइंट है, -1 और 1। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट कौन सा है, -3 और 2। तो -3 और 2 किधर बनेगा जी, ये -3 है और ये 2 है, ये वाला पॉइंट बनेगा। इन दो पॉइंटों को आपस में मिला के ना एक लाइन आपने ड्रा कर लेनी है, मसलन एक ऐसी लाइन लेनी है जो इन दोनों लाइनों में से गुजर के जाए। अच्छा, अब ये दोनों लाइन से जब इधर से गुजर के जाएंगी ना, तो इन्होंने आपस में ना एक ऐसे पॉइंट को ऊपर ना इंटरसेक्ट करना है जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। जिस जिस जगह पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी ना, वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इन दो जो टिक है, इनको आपस में मिलाकर एक लाइन लगाई, और ये जो दो निशान है, इनको आपस में मिलाकर एक लाइन लगाई, और फिर दोनों लाइनें जिस पॉइंट के ऊपर कट होती हैं या इंटरसेक्ट होती हैं, तो एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका जवाब होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, 5 - 2 है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स का जवाब 5 है और वाई का जवाब -2 है। तो ये वैल्यूज हैं जिस जगह पर L1 और L2 क्या हो रही हैं जी, मीट कर रही हैं, और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको इन क्वेश्चंस का जो जवाब है वो बता दूंगा। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।